गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 का सेकंड लेसन कर रही हैं बेटा हम झूठ, जिनके लेखक हैं आनंद यादव। कल तक हमने किया था कि किस प्रकार से आनंद यादव जी स्कूल में जब दत्ताजी राव जी के पास उसके पिता माँ जाती है और उसके पिताजी मान जाते हैं उसे स्कूल भेजने के लिए, और उसके सामने शर्त रखते हैं कि किस प्रकार आपने घर का कार्य भी करना है और स्कूल भी जाना है। तो सारी शर्तों को मान लेता है और स्कूल में जाने लगता है। लेकिन स्कूल में जाने के पश्चात बच्चे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन वहाँ क्लास के अंदर एक वसंत नाम पाटिल बहुत ही अच्छा शांत स्वभाव वाला एक लड़का उसे मिलता है जो बहुत होशियार होता है। वह उसके साथ दोस्ती बना लेता है। धीरे धीरे वो भी क्लास का एक अच्छा दोस्त, आपस में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और मास्टर भी उसके साथ जब अच्छा काम करता है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उसे प्यार से आनंदा कहकर पुकारते हैं। तो उसके बाद में उसने क्या किया था, पाठशाला में नई सौंदेलकर नाम की मराठी के अध्यापक थे। उन्हें बहुत सी मराठी और अंग्रेजी कविताएं आती थी। यानी कि उसने मराठी में तो आती थी, साथ में अंग्रेजी कविताएं भी उसे बहुत आती थी। ये स्वर में कविताएं गाते थे, वे स्वर में कविताएं गाते थे और छंद लय के साथ कविता का पाठ भी करते थे। कभी कभी वे स्वयं भी अपनी कविता लिखते थे। कभी कभी क्या करते थे, वो मराठी के जो सौंदेलकर जो अध्यापक होते हैं स्वयं अपनी कविताओं का बखान भी करते थे, कविताएं स्वयं भी लिखते थे और कक्षा में सुनाते थे। और जो भी कविताएं वो लिखते थे वो कक्षा में अपने अच्छे से सुर लय शब्दों के साथ अपनी कविता का बखान करते थे। और आनंद यादव जी उनकी कविताओं को बड़े ध्यान से सुनते थे। धीरे धीरे किशोर लेखक को उससे प्रेरणा मिलने लगी। धीरे धीरे क्या किया गया, लेखक आनंद यादव को भी उससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली। जब भी वह खेत में पानी लगाया जाता, ढूर चराता, तब वह मास्टर के ही हाव भाव, यति गति तथा आरोह अवरोह आदि के साथ कविता का गान करता था। वह कहते जिस प्रकार से सौंदेलकर जी उनकी कविताओं का बखान करते थे, वह कहते कि वह भी उसी की तरह उनके हाव भाव को जानना, उसमें लयबद्ध पंक्तियों का करना आदि कार्य भी वो करने लग गए थे। उतार चढ़ाव आना, साथ कविता का गान भी करते रहते थे। यही नहीं, वह स्वयं भी कविताएं लिखने लगा। फिर क्या किया, धीरे धीरे उनकी बातों पर उन्हें प्रेरणा उसे मिली कि वो क्या करता, कोई भी कविता लिखता था और वह जाके अपने मास्टर प्रोफेसर सौंदेलकर जी को वह दिखाता था कि उन्हें कैसी कविताएं लिखी हैं। और वो कोई भी कार्य करते समय गीतों में कहा था भी उन कविताओं का गुणगान करता रहता। अब उसे खेत का अकेलापन अच्छा लगता था। अब अच्छा खेत का अकेलापन क्यों लगता था, क्योंकि वह अकेले में रहकर अपनी कुछ से सोच विचार शब्दों को भी का बखान कर सकता था, जिसे वह कविताएं लिख सके। वह ऊंची आवाज में कविता का गान करता, अभिनय करता तथा कभी कभी नाचने भी लगता था। फिर क्या करता, अकेलापन इसलिए लगता था, वह कविताओं में इतना ज़्यादा लीन हो चुका था। वह अपनी कविता को ऊंची आवाज़ में अपने आप मन मन गुनगुनाने लगता था। कभी कभी वह नाचने भी लग जाता था, इतना ज़्यादा खुश हो जाता था। मास्टर जी को भी किशोर लेखक का कविता ज्ञान बहुत अच्छा लगा। जब वह जाकर अपनी कविताएं दिखाता तो उस समय उसको कविता का ज्ञान उसे बहुत अच्छा लगने लगा था। उनके कहने पर ही किशोर लेखक ने 6ठी 7वीं के बालकों के सामने कविता का ज्ञान दिया। जब उनकी मास्टर ने दिखाया कि आपने जो भी कविताएं लिखी, आप इस कविता का जो गुणगान है वह अपने इसके सामने करें, तो फिर वह क्या करते हैं, अपनी कविता का जो बखान है उनके सामने करने लग जाते हैं। मास्टर जी को भी किशोर लेखक का कविता ज्ञान बहुत अच्छा लगा। और फिर वह क्या करते हैं कि अब धीरे धीरे आप बच्चों के सामने अपनी कविता को पेश करेगा और उसके बाद क्या करेगा, ये अपने छोटे मंच से बड़े मंच पर जाएगा, तो इसके अंदर का जो डर भय वगैरह है वो खुले जाएगा। उनके कहने पर ही किशोर लेखक ने बालकों के सामने अपनी कविता का प्रस्तुत किया। पाठशाला के एक समारोह में उसे कविता पाठ करने का अवसर मिला। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, पाठशाला का एक बहुत बड़ा समारोह आयोजन किया गया था और उस समारोह आयोजन में इनको अपनी कविता सुनाने का मौका भी इनको मिला था। मास्टर सौंदेलकर भी स्वयं कविता करते थे।
और उनके घर में ही कुछ कवियों की काव्य संग्रह भी रखी हुई हैं। वह कहते कि मास्टर सोंदेलकर स्वयं कविताओं की रचना करते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो महान लेखक कलाकार जो हुआ करते थे उनके काव्य संग्रह जो उन्होंने लिख रखे हैं वो काव्य संग्रह भी उन्होंने उनके घर पर रखे हुए। वो देखते थे कि उनके अनुसार यानी कि कवि वार उनकी हेल्प लेते थे किस प्रकार से ये कविताएं लिखी गई हैं, और वह अपनी कविताओं का बखान उसी से करते थे। वे अक्सर लेखक के समान एक मानव है, वह भी हमारे समान कविता कर सकता है। वह कहते कि ये भी क्या एक मनुष्य है, जिस प्रकार से हम कविताएं लिख सकते हैं तो ये भी जो कविता होता है अपने अच्छे प्रकार से उनका बखान कर सकता है। लेखक ने मास्टर जी के घर के दरवाजे पर लगी मालती की लता और उस पर लिखी कविता भी देखी थी। तो लेखक ने मास्टर जी के घर के सामने क्या देखा था कि लेखक के दरवाजे के सामने एक लता लगी हुई है और ये अपनी जो कविता होता है इस पर भी लिख रहा होता है। हर जगह पर उन्होंने अपनी कविताओं का बखान कर रखा है। उसे लगा कि वह अपने खेतों पर गांव के लोगों पर कविताएं लिख सकता है, इसलिए भैंस चराते समय वह पशुओं तथा जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगता है। तो उसमें उसकी देख करके फिर उसने भी क्या किया था, जब भी भैंसों को चराने के लिए जाया करता था उस समय क्या करता था, भैंसों को पर अपनी कविता लिखना शुरू कर देता था। जो जंगलों के अंदर जो पेड़ पौधे वगैरह फूल हैं लताएं आदि उन पर अपनी कविता लिखनी शुरू कर देता था। कविता मास्टर जी को दिखा देता था और जो भी कभी कभी वह अपनी लिखी हुई जो कविता था वो अपने सोंदेलकर मास्टर जी को दिखाते थे सबसे पहले। इसके लिए वह अपने आप में एक कागज और पेन रखने लगा। साथ में क्या कहते कोई भी काम करने के लिए जब वह जाता था साथ में कागज पेन रखता था। वह कहता है कि जब भी मेरे मन के अंदर कोई भी भाव विचार आ जाते हैं तो मैं अपनी कविता उसी समय वो लाइन लिख दूँ। जब भी कागज और पेंसिल न होती तो वह कंकर से पत्थर की शिला पर या छोटी लकड़ी पर भैंस के पेट पर कविता लिख देता था। जब कई बार उसके पास कॉपी पेंसिल ये नहीं होता था तो वह क्या करता था, छोटा सा कंकर उठाता और भैंस की गए कमर पर वह लिखने लग जाता था, दीवार पर वह लिखने लग जाता था, या कोई पत्थर वगैरह आदि पड़ा होता है उसके ऊपर अपनी कविताएं लिखना जाता था। कभी कभी वह अपनी लिखी हुई कविता मास्टर को दिखाने के लिए उनके पास पहुंच जाता। मास्टर जी भी उसे अच्छी कविता लिखने की प्रेरणा देने लगे और छंद लय तथा अलंकारों का प्रयोग के ज्ञान देने लगे। यही नहीं, वे किशोर युवा को पढ़ने के लिए पुस्तक भी देने लगे। मास्टर जी तथा किशोर की समीपता बढ़ती चली गई और मराठी भाषा में बहुत ज़्यादा सुधार होने लगा। अब किशोर लेखक के शब्दों को महत्व लगा और वह अलंकार छंद आदि को भी वह धीरे धीरे समझने लगा कि छंद क्या होते हैं, अलंकार क्या होते हैं और किस समय हमने किस अलंकारों का छंदों का कैसे किस तरह से प्रयोग करना है ताकि जो हमारी कविताएं होती वो रोचक हो सकें। जब तक हमारी कविताओं के अंदर अलंकार छंद नहीं होंगे तब तक हमारी कविता अच्छी नहीं बन सकती है। तो धीरे धीरे वो भी जानने लगा कि सोंदेलकर की अपनी कविताओं के अंदर किस समय अलंकार व छंदों का प्रयोग करने लगते हैं। और यानी कि जब भी उसे अपना अकेलापन महसूस होता था तो वह अपने उस अकेलेपन के समय में अपनी इन कविताओं का बखान करने लग जाता था। जैसे इसमें बन गया कि श्री सोंदेलकर की अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई थी। कि श्री सोंदेलकर लेखक ने कक्षा में मराठी पढ़ाते थे। वे बहुत बड़े सुचारू रूप से अपनी कविताओं को उनका जो गला होता है बड़ा ही सुरीला था। उसने अपनी कविताओं के अंदर छंद यति गति कविता आदि का अभिनय भी उन्होंने किया था। वे धीरे धीरे जो भी रोज वे कविता लिखते थे करते थे वो कविताएं अपने स्कूल में आकर सभी बच्चों को सुनाते भी थे और उनका अभिनय भी करके दिखाते थे। कभी कभी वो कविता में इतने ज़्यादा लीन हो जाते थे कि वो उसके साथ साथ क्या करते थे, नाचने भी लग जाते थे। कविता पढ़ाते समय कवि जसवंत भारवे, गिरीश केशवे, कभी कभी शौर्य सोंदेलकर, तुकबंदी आदि को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और धीरे धीरे जब वह अपनी इन कविताओं को गाता था तो आनंद यादव जिनकी कविताओं को बड़े ध्यान से सुनते थे, उनमें रुचि लेते थे कि कब भाई सोंदेलकर जी किस समय कैसी कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं।
कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद में अकेलेपन के प्रति लेखक की अवधारणा में क्या बदलाव आया था? कि कविता के प्रति लगाव से पहले कथानक को ढूंढ चराते समय, खेत में पानी देते समय, कोई दूसरा काम करते समय अकेलापन जो होता है बहुत अधिक दुखी करता था। जब वह अकेला ये काम करता रहता था, यह नहीं किसी के साथ नहीं तो उसे बातचीत करना, गपशप करना, हंसी मजाक करना, कोई भी कार्य उसे अच्छा नहीं लगता था। तो कविता लिखते समय जब वह अपने आप में खेलता था और अब वह अकेला रहना पसंद करता है। जब भी सोंदेलकर जी की कविताएं उन्होंने सुनी तो स्वयं भी उन्होंने कविता रचने का प्रयास किया था। तो उस समय क्या करता था, अब वो क्या करता है, अकेलापन रहना पसंद करता है। अब उसे अकेलापन जो होता है वह नहीं कचोटता है, क्योंकि वह अकेले में रहकर ऊंची आवाज़ में अपनी कविताओं का बखान कर सकता है। कभी कभी अपनी कविताओं का पाठ करते समय अभिनय भी करने लगता है, नाचने भी लग जाता है। तो धीरे धीरे अब उसका जो लगाव होता है बहुत अधिक बढ़ गया और अकेला रहना उसने पसंद कर लिया है। लेखक का पाठशाला में विश्वास कैसे बढ़ा, झूठ कहानी के आधार पर बताएं। कि लेखक के लिए दो घटनाओं का विशेष महत्व है। कि जब उनकी कक्षा में उनके मॉनिटर वसंत पाटिल जी जो उसे मिलते हैं और वह जब अपने अध्यापक को सबसे पहले सवाल निकाल कर दिखा देते हैं, मास्टर जी देखते जी ने उसे अन्य लड़कों से सवाल जांचने के लिए, फिर उसे यानी कि सभी लड़कों के सवाल देखने के लिए कहते थे। उनका आत्मविश्वास और बढ़ जाता था। धीरे धीरे फिर उसने क्या किया था, दूसरी घटना यह हुई थी, दो घटनाएं, एक घटना तो उसने हुई थी और उसकी देख करके उसके अंदर भी आत्मविश्वास बढ़ने लगा था, आनंद यादव के अंदर। दूसरी घटना उसकी घटी थी जब मराठी के अध्यापक के समान तथा गति के साथ कविता का गान वह करने लगा था। जब वह अपनी कविता लेकर जो कक्षा में सुनाते थे वह बड़े ध्यान से सुनते थे और स्वयं भी उसने सोचा कि मैं भी अपनी कोई कविता लिखूं। तो उस समय उनका जो आत्मविश्वास उस सोंदेलकर मास्टर जी ने बढ़ाया था और वह अपने प्रार्थना सभा में कभी कभी अपनी कविताओं का बखान भी करने लगे थे, क्योंकि सोंदेलकर जी सोचते थे छोटे छोटे स्टेज पर जाकर धीरे धीरे ये अपनी कविताओं का बखान एक ऊंची स्टेज पर भी जाकर कर सकता है और उसका आत्मविश्वास भी धीरे बढ़ने लग गया था। कथानायक को मास्टर की छड़ी की मार अच्छी क्यों लगती थी? क्योंकि लेखक के कोई भी कीमत चुका कर पढ़ना चाहता था। वह चचको थी क्योंकि उसने अपने पिता की शर्तों को भी मान लिया था। वह चाहता था कि उसका जो भविष्य है अब अंधकार में है और पढ़ लिख कर वह कोई नौकरी भी कर सकता है, कोई व्यवसाय कर सकता है और अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए पिताजी की हर शर्तों को मान लेना उसके लिए मजबूरी थी। खेती में काम की अपेक्षा कहता है कि मास्टर जी यदि हमें डंडे मारते हैं तो वह सहन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इससे जो मेरा भविष्य है वह भी सुधर जाएगा और मैं हर प्रकार से मार को सहन कर सकता हूँ। कथानायक ने बचपन में किस प्रकार की कविता लिखने का प्रयास किया था? जब उसे पता चला कि उनके मराठी के अध्यापक सोंदेलकर जी ने अपने घर के दरवाजे पर लगी हुई मालती जो लताएं होती हैं उन पर भी अपनी कविताएं लिखी हैं। आसपास में खेतों पर अपने गांव में भी वह कविता बना लेता है। अब लेखक ने भी क्या सोचा, हर समय अपनी जेब में वह पेंसिल कॉपी रखता था। जब भी उसके मन में कोई भी शब्द विचार उत्पन्न होते थे तो वह उनको अपने उसमें लिख देता था। यदि वह कई बार भूल भी जाता है तो कहीं धरती के अंदर, दीवार पे, भैंसों पे, लताओं पे आदि पर अपनी कविताएं लिखने लगा और धीरे धीरे जो होता है उसको कविता लिखने का उसका जो प्रयास होता है वो बढ़ने लग जाता है। लेखक को अकेलेपन में आनंद क्यों आता है? जब लेखक खेत में अकेला होता है तो उस समय वह लय, गीत, ताल, कविता का ज्ञान करने लग जाता है और उन अपनी कविताओं को गाने के साथ साथ कई बार वह अभिनय भी करने लग जाता है। पहले उसे अपना अकेलापन बहुत अधिक दुखी करता था, लेकिन अब उसे अपना अकेलापन जो होता है वह परेशान नहीं करता। वो अकेला रहकर ही बहुत ज़्यादा खुश है। जूझ कहानी का उद्देश्य सबसे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन कि जूझ कहानी पाठकों को नियंत्रण करने की प्रेरणा देती है। संघर्ष में मानव जीवन में, व्यक्ति के जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां क्यों न हो, बल्कि वह अपनी धैर्य, हिम्मत के साथ हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करते हुए आनंद यादव जी ने फिर भी अपने जीवन में पढ़ने का अपना लक्ष्य बना लिया है। उनके पिताजी के मना करने के बाद भी उसने क्या कहा है कि नहीं, हर प्रकार के कार्य करके भी मैं पढ़ना चाहता हूँ।
लेकिन उसके पिता उसे पढ़ने के नहीं देता है। लेकिन इस बाधा का भी हल निकल आता है और माता के सहयोग लेकर दत्ताजी राव के पास जाते हैं तो उसके पिताजी उसे पढ़ाने के लिए राजी हो जाते हैं। और जब पहली बार वह स्कूल के अंदर जाता है तो सभी बच्चे उसकी खिल्ली उड़ाते हैं, क्योंकि वह क्लास में सबसे ज़्यादा उम्र का था और उसकी क्लास में सभी बच्चे उससे कम उम्र के थे। लेकिन एक वसंत पाटिल नाम का जो लड़का, जो शांत स्वभाव वाला और होशियार भी था, वह उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और कक्षा का उसे मॉनिटर भी बना रखा है। धीरे धीरे उसने कहा कि मैं भी कक्षा का मॉनिटर बन सकता हूँ। हम लेसन में हमने पढ़ा लेखक के पिता का नाम क्या बताया था, उसने बताया था रतन पाल। शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे खेत में जाना है? 11 बजे। उसने कहा था कि 11 बजे स्कूल में जाना होता है, उससे पहले आप खेत में जाओ, खेत का कार्य करो और अपना बैग वगैरह वहीं लेके जाना और वहीं से सीधे खेत से सीधे घर। लेखक के कक्षाध्यापक का नाम क्या था? मानते सोने। जूझ कहानी के में लेखक ने किस प्रवृत्ति का उद्घाटन किया? संघर्ष में बहुत सारी कठिनाइयों का उसने सामना किया है। जूझ कहानी में किस शैली का प्रयोग किया गया है? आत्मकथात्मक। जिस शरारती लड़के ने लेखक के सिर से गमछा छीना उसका नाम क्या था? चाण। लेखक को गणित पढ़ाने वाले मास्टर का नाम क्या था? मंत्री। लेखक के पिता का नाम क्या गुशेल और हिंसक माना जाता है? दादा जल्दी कोहलू क्यों चिल्लाता था? उनके पिताजी अधिक पैसे के लिए। दत्ताजी राव ने दादा के सामने लेखक को क्या निर्देश किया था? कि स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके पिताजी उसे नहीं जाने देते हैं। लेखक की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था? वसंत पाटिल। कहानी के शिक्षक जूझकार अभी बताया था संघर्ष कठिनाई। अभी हमारे अभ्यास के क्वेश्चन आंसर हैं। यानी कि आज हमारा जो लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर हैं ये राइट प्लस लर्न होने चाहिए। 12th क्लास का विज्ञान भाग का सेकंड लेसन। तो अभ्यास परीक्षा पे लघुत्तरीय छोटे बड़े सभी क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न होने चाहिए। आज 12th क्लास का हमारे ये काम है। विज्ञान के 2 लेसन हो रहे थे हमारे और विज्ञान कंप्लीट हो